चलिए, जो टॉपिक आज हमको पढ़ना है, स्टार्ट करना है, वो है आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पहले जो हमने लास्ट क्लास में चीज पढ़ी थी, हमने कंपैरिजन किया था लीनियर एंड रोटेशनल मोशन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लीनियर पैरामीटर्स जो होते हैं दे आर सेम एज रोटेशनल पैरामीटर्स, बस आपको नाम चेंज कर देने होते हैं। जो भी आप लीनियर में फॉर्मूला इस्तेमाल करके आए हो, उन्हीं फॉर्मूलों को आप रोटेशनल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ दैट पैरामीटर। आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रख देना होगा, जहां भी डिस्प्लेसमेंट आता है बिल्कुल सेम टू सेम चीज चलती है, और कुछ खास फर्क है नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका कि भाई क्या होगा एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इस तरह की चीज जब आती है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो आपको सोचना क्या है कि क्या मैंने कहीं आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है क्या। जब भी आपको कोई भी चीज जब भी आपको कोई भी चीज पढ़नी है रोटेशनल में, ठीक है, और जब भी कोई कंसेप्ट आता है या फॉर्मूला आता है, तो आप बस पैरेलली ये सोच लो क्या ऐसी कोई चीज मैंने वहां पर पढ़ी थी क्या लीनियर मोमेंटम में। हाँ पढ़ी थी, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है व्हेन नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडी इज, जब बॉडी के सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए, तो उस केस में क्या होता है आपका, उस केस में आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mv। तो वो क्या हो जाएगा आपका सिस्टम में, मैं सम की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका सिस्टम की बात होती है, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो यानी m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m, वो उस तरफ से इनिशियल और फाइनल भी बराबर हो जाते हैं। In the same fashion, I can say that for conservation of angular momentum, वही तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो मैंने वही सारी चीज समझाई आपको कि जिस तरह से आप लीनियर में पढ़ते हो, बस आपको वही सेम टू सेम चीज लिख देनी है, बस नाम चेंज करके। तो जैसे लीनियर में जब नाम आता है एफ नेट का, तो यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा, आपका टॉर्क नेट का, नेट टॉर्क का। और ये हम किसी एक्सिस के अबाउट बात करते हैं। जब ये जीरो होता है, कंडीशन क्या हो जाएगी कि आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल टेक प्लेस व्हेन द नेट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज जीरो। तो तब आपका क्या बोल सकते हो, इन दैट केस योर लीनियर जो एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या हो जाएगा, आपका कंजर्व हो जाएगा। कंजर्व होने का मतलब और कुछ नहीं होता कि कांस्टेंट हो जाएगी उसकी वैल्यू। और हम जानते हैं कि हम फॉर्मूला पढ़ के आए कल ही, आपका एल क्या होता है, आई ओमेगा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हम चीजों को बोल सकते हैं। तो आई ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जब आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपका कंजर्व होता है। ये आपके बहुत एग्जांपल, इस तरह के एग्जांपल आपको अपने सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे कि आपने एक्सप्रेस किया, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, बुक में जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं रखे हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा उससे। तो देखिए, मैंने अगर ये सामने आपके रख दिया इस तरह से, देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है, ये आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर समझा रखा है आपको, ये आपको सब कुछ बता रखा है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्म फॉर द फिक्स्ड एक्सिस। ये हम रोटेशन की जब बात करें तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही बात करें, मैंने बताया ना एक्सिस के अबाउट आपको करना है ये चीज। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे डेली लाइफ में क्या देखने को मिलता है, यू मे डू दिस एक्सपेरिमेंट विद योर फ्रेंड, सिट ऑन अ स्विvel चेयर। ठीक है, स्विvel चेयर आप बात करें यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल, तो इस तरह का एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं दिखा देता हूँ इसको। ये वाला जो एग्जाम्पल है, आप एक टायर वाली चेयर पे, व्हील टाइप की चेयर पे आप उसको बैठो, व्हील चेयर तो नहीं बोलेंगे बट टायर वाली ही बोलेंगे, ठीक है, स्विवल चेयर बोलते हैं। तो अगर मैं उसको बोलूँ इस तरह की चेयर पे जब आप बैठेंगे, तो अगर मैं आपको घुमा देता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करना, आप एक काम ये कर सकते हो कि अपने आप को ना, आप मेरे वीडियो में देखेंगे फोटो में, तो आप क्या करोगे, जब आपको उसने बिठाया तो आप ऐसे बैठो, वो आपको घुमाएगा, आपका जो भी दोस्त बहुत तेज से घुमा देगा, ठीक है, आप घूमते रहोगे। अब आपको अगर रुकना है ना, अगर रुकना है, तो आप पता है क्या करोगे, आप अपना हाथ ऐसे फैला दोगे, आप अपना हाथ ऐसे करके फैलाना शुरू कर दोगे। जैसे आप अपना हाथ फैलाओगे ना, तो आपकी स्पीड क्या होगी, घूमने वाली जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सिमिलरली ये चीजें और भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं आपकी, कहाँ पे और ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आपके डांसर्स होते हैं, आपने डांसरों को देखा होगा जो आपका डांस करते हैं किस पे, जो आपका डांस करते हैं स्नो डांसिंग जो होती है, आइस स्केटिंग वाली जो डांसिंग होती है, जो उसमें डांसर होती है वो आइस पे जब आपका घूम रही होती है, बहुत तेज तेज घूमती हुई, आपने देखा होगा उसको, घूम रही है। तो जब वो घूम रही होती है, जब उसको तेज घूमना होता है ना, तो अपने हाथों को पास में रखती है, और जब उसको धीरे घूमना होता है, उसको अपनी स्पीड कम करनी होती है, तो अपने हाथों को फैला लेती है। ऐसा वो करती है। ठीक है, ऐसा क्यों करती है, तो इसका भी हम समझ लेते हैं मतलब कि ऐसा क्यों होता है, तो समझिए। तो देखिए, मैंने क्या बोला यहाँ से कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखिए, वो व्हील चेयर वाले का एग्जांपल, व्हील चेयर टायर वाले चेयर, स्विvel चेयर का एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे, तो देखिए मान लीजिए वो जो आपकी चेयर है, ठीक है, आप उस चेयर पे आप मान लीजिए बैठे हुए हैं इस टाइप से,
यहाँ पे आपके टायर्स लगे हुए हैं, ठीक इस तरह से। जब आप बैठे हुए हैं इस पे और आपने अपने हाथ को क्या रखा है, आपके फोल्डेड आर्म से, आपके फोल्डेड आर्म्स है, और इस टाइम पे जब आपकी जो चेयर रोटेट कर रही है, लेट से वो आपका ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है। बाद में आप क्या करते हो, उसी चेयर पे बैठे हो, बाद में आप क्या करते हो, उसी चेयर पे फिर से बैठे हुए हो, बस अब फर्क क्या आ गया आपका कि आपने अपने आर्म्स को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, अपने आर्म्स को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, यानी स्ट्रेच्ड आर्म्स। ठीक है, जब आपने आर्म को स्ट्रेच कर दिया, ऑब्वियसली कुछ तो चेंज आएगा आपके ओमेगा में, कुछ तो आपकी रोटेशनल वेलोसिटी में आपका चेंज आएगा। सवाल ये बोलता है कि मुझे बताइए ओमेगा 1 ज्यादा होगा कि ओमेगा 2 ज्यादा होगा। देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे अपन, हम बोलेंगे कि देखिए जब आपका इस केस में इसको मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रखा है, तो ऑब्वियसली इसके अबाउट कोई I1 भी होगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, और सिमिलरली जब मैंने इसको एक्सिस लिया है तो इसमें आपका कोई I एक्सिस होगा, जो यानी I2 हो गया। दिमाग से आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपका मास पहले देखो, आई का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका mr² टाइप का होता है, मतलब वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना मास कितने डिस्टेंस पे फैला हुआ है। आप जब हाथ फोल्डेड करके बैठे हुए थे, तो आपका सारा का सारा मास एक्सिस के पास था, तो ऑब्वियसली आपका आई क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली आपका जब स्ट्रेच्ड आर्म्स थे, तो आपके आर जो है, आर जो है वो बढ़ गया ना, आर जो है वो बढ़ गया, आर के बढ़ने से क्या होगा, आपका आई भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से साफ साफ कि आपका I1 क्या होगा, लेस देन I2 का। ये समझ में आ गया हमेशा कैसे लिखा है मैंने I1 लेस देन I2? बताइए जल्दी, समझ में आ गया ये? जी हाँ। ठीक है, वापस से बता देता हूँ। जब आपके, मैंने क्या बोला, आई का जो फॉर्मूला होता है mr² होता है, वो डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस पे आपका मास फैला हुआ है। आप जब फोल्डेड आर्म्स करके बैठे थे, तो आपकी एक्सिस के पास में मास था, आर की वैल्यू कम थी, तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, आपने अपना मास फैला दिया, अपने हाथ आपने स्ट्रेच कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका मास जो है एक्सिस से दूर हो गया। एक्सिस से दूर होने की वजह से क्या हो गया कि आपका आर बढ़ गया, और आर बढ़ने से क्या होगा, आपका आई mr² आई बढ़ जाएगा, तो I1 इज ग्रेटर देन I2 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस केस में जानता हूं कि आपने बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया, जब आप घूम रहे हो तो कोई बाहर से आपको छू नहीं रहा, आप बस घूमे जा रहे हो। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो टॉर्क होता है एक्सटर्नल या नेट टॉर्क जो होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे L अबाउट एनी एक्सिस क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका एक्सिस के अबाउट जो हम लिखते हैं तो आई ओमेगा लिखते हो, आई ओमेगा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने से क्या मतलब है मेरा, कांस्टेंट होने से मेरे कहने का ये मतलब हो जाएगा कि मेरा इनिशियल I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं जब ओमेगा 2 निकालना चाहता हूँ, तो ओमेगा 2 क्या निकल के आएगा, ओमेगा 2 विल बी कमिंग आउट टू बी I1 अपॉन I2 इंटू ओमेगा 1। ओमेगा 1 की चाहे कोई भी वैल्यू हो, हम जानते हैं क्योंकि I1 अपॉन I2, I1 ग्रेटर, सॉरी I1 इज लेस देन I2, तो इसका मतलब I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, आपका लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब पक्का कि आपका ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी लेस देन ओमेगा 1 हो जाएगी। ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा लेस देन ओमेगा 1। इसका मतलब अगर आपको अपनी चेयर की स्पीड को कम करना है, रोटेशनल स्पीड को कम करना है, तो आपको अपने हाथ को स्ट्रेच करने पड़ेंगे। कई बार ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर जो डांसर डांस कर रही है आइस पे, स्केटिंग करते हुए जो डांस करती है, अगर वो डांस करते हुए उसको अपनी स्पीड को कम करना है, तो अपने हाथों को फैलाएगी कि अपने हाथों को फोल्ड कर लेगी, तो उसका आंसर हो जाएगा कि वो अपने हाथ को क्या करेगी, स्ट्रेच कर लेगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको मैं फिर से बता दूं, जब भी आपको कोई चीज आपको रोटेशनल में पढ़नी है, तो आप बस उसको लीनियर पैरामीटर से कंपेयर करके देखो। आपने बोला कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में सोचो, जो वहां पे आपने पढ़ा है उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इस तरह से हम समझ सकते हैं चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली वो टॉपिक है जिसका नाम है आपका रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन सिलेबस ऑफ 2021-22 का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके सिलेबस में रोलिंग मोशन नहीं लिखा हुआ है, क्लास 11th के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नीट IIT और आपका ओलंपियाड्स के सिलेबस में है। क्योंकि इस बार भी जब क्वेश्चन आए थे नीट में और IIT में, तो उसके रोलिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो हम एक काम इतना कर लेते हैं कि इसको हम ऑब्वियसली NCERT या CBSE के लेवल तक पढ़ लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे हम नहीं जाएंगे, जो IIT नीट के लेवल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इतना पढ़ लेते हैं कि मान लो कल को आप आगे जाके ड्रॉप करना चाहते हो, IIT नीट की तैयारी करना चाहते हो, 12th में पढ़ना चाहते हो, तो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, कोई आपके सामने रोलिंग मोशन आपसे बोले तो आप घबरा ना जाओ ये सोच के कि आपका ये आता है कि नहीं आता। लेकिन मैं फिर से बता दूं, CBSE के क्लास 11th के सिलेबस में इस बार 2021-22
21-22 के सिलेबस में ये नहीं है मेंशन्ड है। अब वो स्कूल के ऊपर भी कभी कभी डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पेपर तो बोर्ड से नहीं आने वाला ना, तो कभी कभी स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि स्कूल आपका पूछता है कि नहीं पूछता है, इसलिए हम उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। अभी क्या होता है रोलिंग मोशन ही समझेंगे तो समझिए। रोलिंग मोशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत कॉमन फिनोमिना है, ये आप रोज अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखते ही रहते हो। ठीक है, देखिए अब इसका मतलब क्या है, रोलिंग का मतलब सिंपल सा इतना है, जब भी आपकी रोलिंग की बात होगी, ठीक है, जब भी आपकी रोलिंग की बात होगी, आपको बस ये समझना है, आपको बस ये समझना है कि आपका कोई चीज, जब आपकी कोई चीज आपका लीनियर मोशन भी करती है, आपको बस एक अगर छोटी सी बात समझनी, रोलिंग मोशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, लीनियर भी बोल सकते हैं, लीनियर एस वेल एस रोटेशनल मोशन, एस वेल एस रोटेशनल मोशन। जब आपकी कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन भी कर रही हो एट द सेम टाइम, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं। कई बार बच्चे ना रोलिंग मोशन को समझते हैं रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन और रोटेशनल मोशन सेम नहीं होते। देयर इज अ वास्ट ह्यूज ग्रैंड डिफरेंस बिटवीन रोलिंग मोशन एंड रोटेशनल मोशन। वो क्या है, रोटेशनल मोशन की बेटा जब आप बात कर रहे होते हो तो आप फिक्स एक्सिस की बात कर रहे होते हो, बोला कि एक जगह पे बॉडी रुकी हुई है, अपने अबाउट वो एक्सिस के अबाउट घूम रही है बस। लीनियर मोशन की जब बात करते हो तो आपका वो घूमने का इसमें अलाउड नहीं, सिर्फ बॉडी चल रही है, इसका लीनियर मोशन कर रही है। लेकिन जब आपका रोलिंग मोशन की बात होती है तो बॉडी आपकी क्या करती है, उस टाइम चल भी रही होती है, लीनियर मोशन भी कर रही होती है, और साथ में आपका घूम भी रही होती है, रोटेशनल मोशन भी कर रही है, दोनों एक साथ कर रही है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए तो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका एक ट्रक है, आपका एक ट्रक है, ट्रक के टायर, ट्रक है, बस है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, कुछ भी, सब में टायर होते हैं आपके। ये ट्रक है, टायर है, बस है, जो भी है, इसके जो टायर को अगर आप देखोगे, इसके जो आप व्हील्स को अगर आप देखोगे गौर से, तो कर क्या रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से। ये जो व्हील्स हैं आपके, आपकी जो गाड़ी है वो आगे की तरफ जा रही है, राइट, उसकी कोई लीनियर वेलोसिटी है आगे की तरफ, तो ये लीनियर मोशन हो गया। ठीक है, एट द सेम टाइम जो ट्रक के टायर से घूम भी रहे हैं, तो अगर घूम भी रहे हैं तो किसी ओमेगा से घूम रहे होंगे, तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, आपके रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं। अगर घूम रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपका रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टायर को अगर मैं देखूं, सिर्फ टायर की बात करते हैं, इस व्हील की बात करते हैं, तो क्योंकि जो व्हील है, जो टायर है, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रक, ट्रक का ही पार्ट है ना, और ट्रक क्योंकि आगे जा रहा है, इसका मतलब ये आपका आगे की तरफ भी जा रहा है, इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी है, यानी एक लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि ये आपका ट्रक को आगे लेके जा रहा है, खुद घूम रहा है ना, तो इसके पास ओमेगा भी है, और अगर ओमेगा है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, आपका रोटेशन भी कर रहा है, रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। इसका मतलब जब द व्हील ऑफ दिस ट्रक, टायर किसी चीज का भी टायर होगा जो होता है, वो आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका जो टायर है, जो व्हील है, वो क्या कर रहा है आपका, इट इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी भाषा मैंने आपको समझा दिया कि रोलिंग मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी आपके लीनियर एज वेल एज रोटेशन मोशन एट द सेम टाइम कर रही हो, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं दिस इज परफॉर्मिंग योर रोलिंग मोशन। कोई परफेक्ट डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी रोलिंग मोशन की, पर रोलिंग मोशन की अगर आपको डेफिनेशन समझनी है तो यही इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन मोशन एट द सेम टाइम, देन इट इज नोन एज रोलिंग मोशन। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है कि मतलब जो सबसे इजी चीज हमारे लिए रोलिंग मोशन में पढ़ना होता है, हम इसको पढ़ते हैं कि व्हेन व्हेन बॉडी इज मूविंग ऑन अ फ्लोर, वो फ्लोर कैसा भी, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन कैसा भी हो सकता है, हम इस पे बात कर सकते हैं। व्हेन अ रोटेटिंग बॉडी बोलना जरूरी है, क्योंकि वो रोटेट भी कर रही है और मूव भी कर रही है ऑन अ फ्लोर। ये हमारे सिलेबस में बस हमको इस तरह के रोलिंग मोशन में पढ़ने। एग्जांपल का मतलब मेरा क्या है कहने का, कि मान लीजिए अपन कौन कौन सी बॉडी के लिए एग्जांपल देखेंगे, बॉडी कौन कौन सी होगी यहाँ पे, तो सिर्फ सर्कुलर बॉडीज हैं जो रोटेट कर सकती हैं आपके किसी फ्लोर पे। तो जैसे आपके ले लोगे डिस्क ले लोगे, आप रिंग ले लोगे, ठीक है, आप क्या ले लोगे, आप सिलेंडर ले सकते हो, सॉलिड सिलेंडर भी ले सकते हो, हॉलो सिलेंडर भी ले सकते हो, आप स्फीयर ले सकते हो, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोई भी स्फीयर, बस इस तरह की बॉडीज आप ले सकते हो, और कोई बॉडी आपने क्यूबर्ड नहीं ले सकते, ऑब्वियसली क्यूबर्ड घूमेगा थोड़ी ना। तो इस तरह की बॉडी आप क्या करने वाले हो, इस तरह की जो भी गोल बॉडीज होती हैं, सिमेट्रिकल और गोल बॉडीज होती हैं, उनको आप क्या करोगे, फ्लोर पे, हॉरिजॉन्टल कैसा फ्लोर, फ्लोर कैसा भी हो सकता है, बस एक फ्लोर होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक फ्लोर बना दिया, समझना इस चीज को अच्छे से। एक फ्लोर ले लिया इस टाइप से, और मैंने ऐसे फ्लोर को इस तरह से बना दिया कि फ्लोर कहीं मूव नहीं कर रहा है। ऐसे बनाने से मतलब क्या होता है कि ये फिक्स्ड है,
इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं होता, इसका मतलब होता है फिक्स्ड। ऐसे कभी भी किसी चीज पे ऐसे लगा देते हैं, उसका मतलब होता है वो फिक्स्ड है चीज, वो कहीं नहीं जा रही। इस टाइप की चीज है। अब मैंने इस पे क्या किया, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। मैं इस पे कोई भी गोल बॉडी, कोई भी गोल बॉडी हो सकती है वो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने इस पे आपका ऐसे ली बॉडी, और कोई गोल बॉडी मैंने बनानी है। लेट्स से मैंने एक डिस्क बना दी, क्योंकि आपके आपके बुक में डिस्क के बारे में देखा, तो डिस्क, आप डिस्क से मतलब नहीं, आप रिंग भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। एक मैंने डिस्क टाइप की इस तरह से बना दी। अब ध्यान देना इस पे अच्छे से, काफी चीज। अब देखो, ये इसका हो क्या रहा होगा, ये बॉडी आपकी रोटेट भी कर रही होगी, ये बॉडी क्या कर रही होगी आपकी, रोटेट भी कर रही होगी, और ये बॉडी आपकी आगे भी जा रही होगी। अब पीछे आते हैं वापस से, कौन समझाना है मुझे आपको। अब देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपका, जब बॉडी का आपको रोटेट लीनियर मोशन चेक करना है, रोलिंग में बस एक परफॉर्मेंस करना है आपको, एक काम करना है, सॉरी परफॉर्मेंस मतलब एक परफॉर्म करने, एक स्टेप परफॉर्म करने रोलिंग मोशन में। क्या आप रोलिंग मोशन को हमेशा दो पार्ट्स में पढ़ोगे, एक लीनियर मोशन प्लस एक ट्रांसलेशनल मोशन, एक लीनियर मोशन, एक लीनियर मोशन और एक रोटेशनल मोशन, इन दो पार्ट्स में तोड़ के पढ़ोगे हमेशा। कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे कि आप सिर्फ एक पार्ट पढ़ रहे हो, दोनों पार्ट को आपको एक साथ पढ़ना है और उनको दोनों को अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ के फिर जोड़ देना है उनको बस। तो लीनियर मोशन का मतलब क्या है, अब देखिए रोलिंग मोशन का मतलब क्या होगा कि वो बॉडी आपकी आगे भी जा रही है और वो बॉडी आपकी घूम भी रही है। ठीक है, आगे वी से जा रही है और यहाँ पे घूम ओमेगा से रही है। अब ध्यान देना, जब मैं लीनियर मोशन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं लीनियर में क्या करूंगा, मैं सिर्फ वो पार्ट उठाऊंगा जिसमें बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है, मतलब सिर्फ आगे की तरफ जा रही है। अब मैं जानता हूं कि जब कोई रिजिड बॉडी, आपकी रिजिड बॉडी जब आगे की तरफ जा रही है तो लीनियर मोशन कर होती है, तो इसका हर पॉइंट, किसी पॉइंट, ये पॉइंट ले लो, 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 कोई भी पॉइंट ले लो, उसके सारे पॉइंट क्या होते हैं आपके सेम वेलोसिटी से आपके आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि लीनियर मोशन में पूरी की पूरी बॉडी सेम वेलोसिटी आपके आगे की तरफ जा रही होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, जब लीनियर मोशन की बात करते हैं तो हम हर पॉइंट की वेलोसिटी को अगर मेंशन करना चाहते हैं, तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मेंशन करते हैं। लेट्स से सेंटर ऑफ मास आपका जी है, तो मैं यहाँ पे वी ले लूंगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपका सीओएम है, तो मैं यहाँ पे वीसीओएम, मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी आपकी, वीसीओएम के बराबर होगी। मैं वीसीओएम ना लेके वीसी ले लेता हूँ, मतलब ऑल पॉइंट्स ऑन द बॉडी, ऑल पॉइंट्स ऑन द, ऑब्वियसली रिजिड बॉडी है, ऑन द रिजिड बॉडी will have velocity vc, वेलोसिटी। जब आप सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में बात करोगे तो किसी भी पॉइंट को ले लो, आपको सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी दी जाएगी वो हर पॉइंट की वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। जब आप रोटेशनल मोशन वाले पार्ट की बात करोगे, जब आप रोटेशनल मोशन पार्ट की बात करोगे, तो आपको इससे मतलब नहीं है कि वो आगे जा रही है पीछे जा रही है, आपको बस मतलब है कि अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ओमेगा से। अच्छा, अब इस केस में अगर आपको किसी पॉइंट की वेलोसिटी बतानी हो सिर्फ रोटेशनल वाले पार्ट की, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट ले लिया आपने, एक पॉइंट ये है। तो जब इस केस में आपको वेलोसिटी बतानी है, तो आप जानते हो सर्कुलर मोशन में मान लो यहाँ पे भी एक पॉइंट है बीच में, इस केस में जब आपको वेलोसिटी बतानी है तो आप क्या करते हो, v इक्वल टू ओमेगा आर टाइप से बताते हो। तो आप बोलोगे ये रहा आर, तो इसका v क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे v आर लिखता हूँ रोटेशनल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पे आप क्या करोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी v आर इज इक्वल टू ओमेगा आर। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब हमने हाँ पढ़ा जी। हुआ है। हाँ, हमने सब ये रोटेशनल मोशन में पढ़ा हुआ है, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बना रहे हैं बस हर जगह, क्योंकि आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस तरह से हम बना रहे हैं वी आर इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आर की वैल्यू कुछ और होगी, तो जो भी आर की वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम यहाँ की वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी वी आर इज इक्वल टू ओमेगा और स्मॉल आर। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी की, जब सिर्फ रोटेशन, मैंने इसे पढ़ा चुका हूँ, रोटेशन मोशन में आपकी पूरी बॉडी का ओमेगा सेम होता है पर वेलोसिटी अलग अलग होती है, ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं, अब हम दोनों को क्या करने वाले हैं बेटा, कंबाइन करने वाले हैं। अब देखना अच्छे से, पहले मान लीजिए अपन इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट लेना चाहता हूं मैं यहाँ पे, लेट्स से कि मैंने इस पॉइंट को ले लिया, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट्स से ये पी पॉइंट है आपका, एक सेकंड दूसरा कलर लेता हूँ, लेट्स से कि ये आपका पी पॉइंट है आपका, ये वाला। इसके मोशन को मैं देखना चाहूंगा, ध्यान देना। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को आगे मूव करवाना चाहता हूँ, इस बॉडी को मैं अलग अलग पोजिशन देखना चाहता हूँ कि थोड़ी देर बाद ये बॉडी क्या हो गई, यहाँ पे आ गई, एक सेकंड, थोड़ी देर बाद ये बॉडी क्या हो गई, यहाँ पे आ गई, सेम बॉडी आपकी। फिर थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहाँ पे आ गई, सेम बॉडी आपकी, और ये थोड़ी बाद घूम फिर के यहाँ पे आ गई, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पी पॉइंट का रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि पी पॉइंट कैसा रास्ता कवर कर रही है। तो ये ऐसे ओमेगा से भी चल रही है,
ये आपका ओमेगा से घूम भी रहा है ये व्हील, और आपका ये वीसी से आगे भी जा रहा है। वीसी आपका लीनियर मोशन दिखाएगा, ओमेगा आपका रोटेशन दिखाएगा। तो जब ये थोड़ा सा आगे घूम के आएगा, आगे तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे अभी ये वीसी होगा और ये ओमेगा से घूम रहा होगा। ठीक है, तो पी पॉइंट थोड़ा सा घूम के यहाँ आ चुका होगा, पी पॉइंट यहाँ पे कहीं घूम के आ चुका होगा, बिल्कुल आ चुका होगा। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, तो ये और वीसी से आगे जा रहा है और आपका ओमेगा से घूम भी रहा है, तो अभी ये आपका और घूम के कुछ ऊपर चले जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते 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 घूमते घूमते वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस पॉइंट पे वापस। मैं पूरा एक एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो आपका क्या हो गया, इस तरह का कुछ मोशन बनेगा आपका। मैं अगर इसको एक जनरली पॉइंट से मेंशन कर दूं, तो इस तरह से आपका मोशन कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, अलग अलग पॉइंट में मैंने इसके अलग अलग पोजिशन को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है कि ये आपका पाथ है। इसको हम बोलते हैं आपका साइक्लोइडल पाथ। ये स्पेशल कर्व होता है, मैथमेटिकल में बहुत हायर लेवल पे इसको पढ़ते हैं हम कॉलेज में जाके। ठीक है, तो साइक्लोइडल पाथ होता है। तो बच्चों से एक सवाल पूछा गया है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल पूछा था कि अगर कोई पॉइंट आपका रोलिंग मोशन कर रहा होता है, अ पॉइंट परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, मैं ये बोल सकता हूँ कि अ पॉइंट परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन ऑन अ फ्लोर, ऑन अ फ्लोर, किसी फ्लोर पे अगर आप रोटेशन मोशन रोलिंग मोशन कर रहे होते हो, तो उसका जो पाथ होता है, उस पाथ का स्पेशल नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका साइक्लोइडल पाथ। इसको पैराबोलिक नहीं बोलते हैं, इसको आप कोई और नाम से, इसको सर्कुलर नहीं बोलते हैं, इसको स्पेशल नाम है। ये स्पेशल नाम पता है बस, इतने अपने आप में इतनी बड़ी बात है। नहीं पता तो वैसे वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। बस आपको यही पता हो कि पॉइंट कोई भी रोलिंग मोशन कर रहा है किसी फ्लोर पे, तो उसका पाथ क्या होता है, साइक्लोइडल पाथ। एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि आपका पी पॉइंट ने जब यहां से स्टार्ट करके वापस से सेम पॉइंट पे आ गया, मतलब पूरा एक रोटेशन कर लिया, जब आपका पूरा एक रोलिंग मोशन हो जाता है इन वन कंप्लीट रोटेशन एंड वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो आपका कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है इस व्हील ने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है इस व्हील ने। ये पूछा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आपका पी पॉइंट नीचे से लेकर वापस नीचे आ जाता है, तो उस टाइम पे आपका कितना डिस्टेंस कवर हो जाता है। आप क्या बोलोगे, सर्कल ने क्या किया, सर्कल ने एक पूरा चक्कर कर लिया ना इतने में, और पूरा चक्कर कितना होता है, सर्कमफ्रेंस। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड जो हो जाएगा, ये हो जाता है आपका एक सर्कमफ्रेंस के बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। ये तो 2 पाई r के बराबर होता है। बस तो ये छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं आपके कई बार ऑब्जेक्ट में, तो पता होने चाहिए। तो ये सवाल पूछा जाता है कि अब मतलब अगर एक रोटेशन, एक चक्कर पूरा हो गया है आपका रोलिंग करते हुए, तो बताइए वहां से कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो आप बोलोगे आंसर क्या होगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, 2 पाई r आंसर हो जाएगा। ये सवाल छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। अब हम आपके रोलिंग मोशन में आगे बढ़ते हैं। ये आपके छोटे छोटे सवाल। अब सुनो रोलिंग मोशन में क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए रोलिंग मोशन में आपसे ये पूछा जाएगा कई बार कि आपको निकाल के बताना है किसी भी पॉइंट की, पूरी बॉडी पे कोई, पूरी बॉडी पे कोई भी पॉइंट दे देगा आपको, पूरी बॉडी पे कोई पॉइंट दे देगा आपको, और आपसे पूछेगा कि बताइए इस जगह पर कितनी होगी आपकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो बॉडी है ना बेटा, वो आपकी दो तरह की मोशन कर रही है। ये जो बॉडी है आपकी, वो क्या कर रही है, दो तरह की मोशन कर रही है। कौन कौन से, एक तो रोटेशनल भी कर रही है और एक लीनियर मोशन भी कर रही है। इसलिए ये बता पाना कि हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, आपको उसके बारे में क्या सोचना पड़ेगा, आपको उसके दो दो चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। ध्यान देना अच्छे से, ध्यान दोगे तभी समझ पाओगे। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब भी लीनियर वेलोसिटी की बात की जाएगी, आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दी जाएगी वीसी। ठीक है, और यही पूरे लीनियर मोशन, सिर्फ लीनियर मोशन की बात करो तो ये पूरे बॉडी की यही वेलोसिटी होगी हर पॉइंट की। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स ले लेता हूं मैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया आपका ए, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से ये बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सी नहीं लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली सी तो आपका बीच में लगा हुआ सेंटर ऑफ मास पे। यहाँ पे मैंने ले लिया ई, ले लिया एक पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक एफ पॉइंट ले लिया एक जनरल जगह पे, और एक पॉइंट और ले लेते हैं मैं। लेट्स से कि ये पॉइंट है आपका कोई जी पॉइंट ले लीजिए इसको। ठीक है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ दे रखा होगा स्मॉल आर, ऐसे दे रखा, बाकी सबका तो कैपिटल आर डिस्टेंस है, ये तो समझ सकते हैं। आपसे पूछ रहा है इस सवाल में फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट। तो ध्यान देना, जब आपसे वेलोसिटी बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपसे आपसे पूछना चाह रहा है कि नेट वेलोसिटी क्या होगी। जब भी सिर्फ वेलोसिटी बोलता है तो आपको नेट वेलोसिटी के लिए बोल रहा है, क्योंकि रोलिंग मोशन में आपके दो तरह की वेलोसिटी आ सकती है, एक रोटेशनल और एक लीनियर। तो हर पॉइंट के हम अलग अलग वेलोसिटी पे ध्यान देते हैं, तो समझना अच्छे से इसको। मैं ए की बात करता हूँ। जब मैं ए पे देखता हूं तो ए पे मैंने कहा सिर्फ लीनियर की बात, मैंने कहा ना जब भी आपको रोलिंग मोशन पढ़ना है तो उसके दो टुकड़े कर रहे हैं, एक तो सिर्फ लीनियर और एक सिर्फ रोटेशनल।
तो जब लीनियर की बात करूंगा तो लीनियर तो सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि पूरी बॉडी सेम मोशन से आगे बढ़ती है, तो वीसी आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जब रोटेशन की बात करूंगा, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, जब मैं रोटेशन की यहाँ पे बात करूंगा तो मैं बोलूंगा तो देखिए सर, ये रहा आपका आर, ये रहा आपका आर, मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ये रहा आपका आर, कैपिटल आर, आर के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल, तो आपका ओमेगा कैसा है, ऐसा है, ओमेगा ऐसा है, तो आपकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे। इसको मैं वी आर के नाम से बुला रहा हूँ, एक बार रोटेशनल की वजह से आ रही है वेलोसिटी, तो परपेंडिकुलर ऐसे होती है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा आर। ये सिर्फ किसकी वजह से आ रही है, ये सिर्फ आ रही है आपकी ड्यू टू रोटेशन ओनली। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो मैं ए पे क्या कर सकता हूँ आपका, मैं ए पे एक और वेलोसिटी बना सकता हूँ आपकी, जो कि कौन सी हो जाएगी, जो कि हो जाएगी आपकी रोटेशनल वाली, हो जाएगी वी आर। अब मुझे नहीं पता कि दोनों की वैल्यू सेम है, बराबर है, नहीं, पर इतना पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा आर है। तो वी ए की जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोल देंगे, सिंपल वी सी प्लस वी आर बोल देंगे, जहाँ पे वी आर की वैल्यू क्या है, ओमेगा आर है। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, समझ में जी आएगा नहीं। सर। ठीक है, इस तरह से हाँ, करना है हमको। ठीक है, बहुत इजी है, बस वो है कि आपको दो कंसेप्ट को एक साथ मिलाना है। अब हम बी की बात करते हैं, तो बी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए, मैं जब इसके सिर्फ लीनियर की बात करता हूँ, तो लीनियर बोलूंगा तो लीनियर में क्या होता है सर, वो हर पॉइंट सेम वेलोसिटी चलता है आपका, तो ये वीसी से ही जाएगा ऐसे करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं यहाँ पे रोटेशनल की बात करूंगा, तो ध्यान दें, मैं डायग्राम में बनाऊंगा, मैं बोलूंगा सर देखिए, यहाँ पे रोटेशनल जब आप बात करना चाहोगे, तो आप बोलोगे सर ये रहा आपका आर, आर के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल और ऐसे घूम रही है, तो आपका नीचे की तरफ आएगा ऐसे वी आर, वैल्यू उसकी अभी भी क्या होगी, ओमेगा आर ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप क्या बोलोगे इस बार नीचे की तरफ, तो आप जब उसको मेन डायग्राम में बनाना चाहोगे, तो यहाँ पे आपका वीसी इस तरफ, तो ओमेगा आर यानी आपका जो जो वी आर है, रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी आ रही है, वो कैसी हो जाएगी आपकी, वो नीचे की तरफ हो जाएगी इस तरह से। तो ये बन जाएगी आपकी वी आर। इस बार अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, तो आपको वेक्टर के बारे में घुसना पड़ेगा, थोड़ा वेक्टर का नॉलेज लगानी पड़ेगी। आप बोलोगे सर इस बार मुझे रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा, और रिजल्टेंट आपका इस तरह का निकल के आएगा वीबी। और ऑब्वियसली दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आप वीबी को सीधे सीधे क्या लिख सकते हो आप, वीबी इज इक्वल टू, जब भी परपेंडिकुलर तो आप इसको रूट ऑफ वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर कर सकते हो। जल्दी बताइए, मुझे समझ में आया नहीं आया। जी सर आया। ठीक है, ये तो क्या हो गई इसकी डायरेक्शन, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखा रखा है ये डायरेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन पूछ लेता है कई बार इसकी समझना, जैसे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, तो नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, और ये चीज क्या देगा आपको, इसका मैग्नीट्यूड देगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपसे पूछ सकता है। चलिए, अब ऐसे ही हम डी पे निकाल सकते हैं, ई पे निकाल सकते हैं, एफ पे निकाल सकते हैं, हम सब पे निकालेंगे। ठीक है, उसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, डरने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे डी पे, डी कौन सा पॉइंट है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो आपका डी है। यहाँ जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है आपका, ये है आपका डी। तो जब इसमें बात करता हूँ, तो पहली बात तो लीनियर में वाले के बारे में जब सोचूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, लीनियर तो सर क्या हो जाएगा, लीनियर तो आपका यही हो जाएगा हमेशा सेम वेलोसिटी बीसी। लेकिन जब रोटेशन की बात करूंगा यहाँ पे मैं, तो रोटेशन क्या होगा आपका, फिर वही वाला दिमाग, रोटेशन में अपन क्या करेंगे, हम ऐसे खींचेंगे आर, ठीक है, घूम ऐसे रहा है, तो आपकी वी आर इस तरफ हो जाएगा, तो हम इस तरफ पीछे की तरफ होगा इस बार। तो जब हम उसको मेन डायग्राम पे बनाते हैं आपका, तो मेन डायग्राम पे आप क्या लेंगे, उसको आपने मेन डायग्राम पे क्या किया, उसको पीछे की तरफ बनाया इस बार वी आर। मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू बड़ी है छोटी है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कि आपको वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में। तो ये हो गया वी आर, इतना पक्का है कि पीछे है। तो इस बार जो आप वी डी नेट लिखोगे, वो पता है, अब मुझे ये नहीं पता कि कौन बड़ा है, वीसी बड़ा है कि वी आर बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे फर्स्ट, इफ VC इज ग्रेटर देन VR, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सिंपल, इफ VC इज ग्रेटर, अगर आप VC ग्रेटर है, तो आप क्या बोलोगे उस टाइम पे, VD की जो वैल्यू होगी वो VC माइनस VR हो जाएगी, और डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, जो बड़ा है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। जब आपका इफ आपसे बोल रखा है कि VC इफ VC इज लेस देन VR, इफ VC इज लेस देन VR, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, हम बोलेंगे कि जो VD हो जाएगा वो आपका VR माइनस VC हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, जो बड़ा है उसकी तरफ। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। आपका इफ VC इज इक्वल टू VR हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगी, उस केस में आप चाहे कोई बड़ा ले लो कोई भी छोटा ले लो, दोनों बराबर ही हो जाएंगे। तो आपका VD की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, उस टाइम जीरो निकल के आ जाएगी, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो तो जीरो निकल के आएगी। इसको हम थोड़ा सा बाद में वापस से पढ़ेंगे, और इस स्पेशल केस को हम बोलते हैं आपका प्योर रोलिंग। ये स्पेशल केस होता है, इसमें क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे वापस से, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम बाद में वापस से कैचअप करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आ रहा है आपके। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अगर पॉइंट है, नेक्स्ट ई पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम ई पॉइंट की बात करते हैं, तो ई पॉइंट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये ठीक है, ई पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ई पॉइंट
तो लीनियर वाला तो हमेशा यही होगा, लीनियर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। जब हम रोटेशन के बारे में सोचेंगे तो अब तो आपको समझ में आ चुका होगा, रोटेशन के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अब तो बहुत समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे घूम रहा है तो आपका इस तरफ हो जाएगा आपका वी आर। ठीक है, तो जब हम वी आर को बनाते हैं तो वी आर कैसे बनेगा, यहाँ पे वी आर बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये बन गया आपका वी आर। तो क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं तो 90 डिग्री पे आपको रिजल्टेंट देना होता है। ठीक है, जब रिजल्टेंट हो गया तो आप इस तरह से बना सकते हो, ये बन जाएगा आपका वीई, ये हो जाएगी आपकी वीई की डायरेक्शन। जो आपको यहाँ से दिख रहा है वो सिर्फ डायरेक्शन दिख रही है। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो बड़ा इजीली, जब दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं आपकी तो आप सीधे उसका आंसर कर सकते हो वी आर का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिख रही है इस हिसाब से। अब जो अच्छे वाले केसेस है उसमें ध्यान देते हैं, जो अच्छे वाले केसेस हैं उनमें बच्चे जो गड़बड़ कर सकते हैं वो है आपके एफ पॉइंट और आपका है ई पॉइंट, जो जी पॉइंट है आपका। एफ पॉइंट की बात करते हैं आपका, ध्यान दीजिए, ये है आपका एफ पॉइंट, वो थोड़ा टेढ़े पे। एक तो बात मुझे समझ आती है कि जो रोटेशन वाला पार्ट होगा वो तो 100% ऐसे होगा, जो रोटेशन वाला पार्ट होगा वो कैसे होगा, वो आपका इस तरीके से होगा, यहाँ पे वी आर बनेगा। और जो लीनियर वाला पार्ट होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ आ गई। तो आपको क्या होगा कि लेट्स से कि आप क्या बोल रहे हो, एफ पॉइंट पे जो रोटेशन वाला पार्ट है वो इस तरीके से है, तो ये हो गया आपका वी आर, क्योंकि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। और जो लीनियर वाला पार्ट है वो इस तरह से, वो तो सबका सेम होता है। तो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में बेटा आपको कोई ना कोई एंगल देगा, जब तक एंगल नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेट्स से आपको ये वाला एंगल दे रखा है कुछ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि लेट्स से कि ये आपका हो गया इस तरह से। आपको इस बार भी रिजल्टेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, रिजल्टेंट हमेशा कुछ इस तरह से आएगा निकल के, तो ये आपका वी एफ आएगा। इस केस में आपको वी एफ कैसे निकालना है, ये तो क्या होगा डायरेक्शन हो गई वी एफ की। अगर आपको वी एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या बोलोगे, आप रिजल्टेंट वाला जो हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे वेक्टर में, वो निकालोगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर प्लस 2vr वी एफ कॉस थीटा। बताइए मिशा, समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? जी सर। जहाँ पे वी आर की जो वैल्यू होगी, तो वी आर की वैल्यू में को निकालने के लिए आपको ओमेगा देगा और आपको आर देगा, लेकिन वीसी आपको डायरेक्ट दे देगा। वीसी की वैल्यू आपको डायरेक्ट देगा कि इतनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतनी है, लीनियर वेलोसिटी इतनी है, इतनी देगा, लेकिन आपको वी आर निकालने के लिए ओमेगा और आर देगा। पहले आप वी आर निकालोगे इस तरह से, फिर आप इस तरह से मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूला, रिजल्टेंट वाले का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इस तरह, सॉरी वी एफ को लिखा है मैंने यहाँ पे, ये वीसी होगा, हाँ, तो यहाँ पे वीसी और ये वीसी हो, ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। लास्ट पॉइंट जो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो बीच में कहीं मान लो आ जाए, कोई जी पॉइंट है ऐसे जो बीचों बीच कहीं आ जाए इस तरह से, तो क्योंकि जब टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट आएगा ना तो आपको एंगल देगा, टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट नहीं आएगा तो आप सीधे आंसर निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेढ़े पे जल्दी समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, अभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो जी पॉइंट है, लेकिन इस बार वो कुछ आर दूरी पर है। जब आर दूरी पे तो घबराने वाली बात नहीं है, अभी भी रोटेशन कर रहा है, जब रोटेशन करेगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको दिमाग में लेके आनी है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। बस इस बार आपकी वी आर की वैल्यू ओमेगा आर तो होगी, बस आर की जगह पे आपको स्मॉल आर लेना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। बाकी वीसी क्या है, वीसी अभी भी ऐसे ही होगा, वीसी तो हर पॉइंट का सेम होता है। तो इस केस में क्या बोलूंगा, वीसी ये रहा, इस पॉइंट में क्या बोलूंगा मैं, आपका वी आर ये रहा। अगर इस केस में आपको वेलोसिटी निकालनी है, वी कैपिटल आर नहीं लिखूंगा, बस मैं स्मॉल आर लिखूंगा, क्योंकि आपको आर दे रखा है। क्वेश्चन हो इसके हम जब सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे तभी समझेंगे जी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम रिजल्ट बनाएंगे, एक लाइन पैरेलल इस तरह से, एक लाइन पैरेलल इस तरह से, और रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ये आपका वी जी निकल के आएगा जो कि रिजल्टेंट है। फिर से आपको क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोई ना कोई एंगल जरूर प्रोवाइड किया होगा, क्योंकि जब तक एंगल प्रोवाइड नहीं करेगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इतना हार्ड क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा आपके, थोड़ा सा बिना एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी क्या करना पड़ेगा, वीजी निकालने के लिए आपको वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि वी आर कैपिटल आर वाला नहीं होगा, स्मॉल आर वाला होगा, जो कि आपने यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट किया है। तो वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2vc वी आर कॉस थीटा, इस तरह से आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका और ये डायरेक्शन निकालने का तरीका, ठीक है। तो याद रखें, आपसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकलवा सकता है, अच्छे से याद रखें। अच्छा ये बताओ, समझ में आया इतना जल्दी से? जी हाँ। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आपके। मैंने आपको एक चीज बीच में बोली थी कि मैं इस चीज को थोड़ा सा बाद में कवर करूंगा, ये वाली चीज, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, इसको हम बोलते हैं आपका प्योर रोलिंग, इसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। याद रखें ना, आगे जाके आप किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करोगे आगे कॉलेज में जाने के लिए, बीटेक बीटेक के लिए, तो उसमें आपके इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलता ही मिलता है किसी भी एग्जाम में, अगर नीट चाहे आईआईटी चाहे ओलंपियाड चाहे किसी एंट्रेंस स्टेटमेंट डब्ल्यू बी में ले लो, सब में आपके ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग क्या होता है समझना इसको,
प्योर रोलिंग एक्चुअली में है एक तरह की स्पेशल रोलिंग ही, एक रोलिंग ही है। बस इसमें क्या होता है ना, इसमें हम बोलते हैं कि आपका इसका दूसरा नाम होता है कि इट इज अ रोलिंग इन विच देयर इज नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग अभी बताऊंगा इसके बारे में। इसको हम बोलते हैं नो स्लिपिंग, या दूसरे नाम बोलते हैं इसको हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। देखो बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। बच्चे बोलते हैं स्लिपिंग का मतलब होता है लीनियर मोशन, ये बोलना गलत है। स्लिपिंग एक अलग चीज होती है, स्लाइडिंग भी बोलते हैं कभी कभी इसको हम, दूसरे नाम से कभी कभी इसको हम नो स्लाइडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि स्लाइडिंग स्लिपिंग एक जैसी चीज होती है, नो स्लाइडिंग। तो स्लिपिंग और लीनियर मोशन एक अलग चीज होती है, रोलिंग और रोटेशन वही। तो जिस तरह से आपकी स्लिपिंग, जिस तरह से आपकी रोलिंग और रोटेशन में जो फर्क होता है, वही फर्क आपका स्लिपिंग और ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन में होता है। तो उसको हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। अच्छा मान लीजिए मुझे कभी भी किसी जमीन पे मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं कभी भी किसी जमीन बाथरूम की फ्लोर पे मैं कुछ सफाई फाई कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं फिसलता हूँ, राइट। मैं जब फिसल जाता हूँ उस पर, तो मैं फिसलता कहाँ से हूँ, मैं उस पॉइंट पे फिसलता हूँ जहाँ पे मेरा पैर का जो पॉइंट है वो आपके बाथरूम के फ्लोर के साथ में जो कांटेक्ट में होता है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने दीवार पे जो हाथ रखा है वहां स्लिप कर गया, नहीं। जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है पैर का, जो जमीन से कांटेक्ट में होता है, वो स्लिप करता है ना। तो इसका मतलब जब भी कहीं स्लिपिंग का केस आएगा, जब भी जहाँ पे भी स्लिपिंग होगी, जहाँ पे भी स्लिपिंग होगी, वहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहां पे दो बॉडीज के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आना चाहिए। सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही क्या होती है, स्लिपिंग होती है। स्लिपिंग मतलब फिसलना होता है। अच्छा, तो अगर मैंने जो अभी रोलिंग का पूरा एग्जाम्पल जो सब चीजें पढ़ी है उसमें वापस लौट के आऊं, तो अगर मेरी कोई स्लिपिंग हो रही है, तो स्लिपिंग कैन बी प्रेजेंट ओनली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्लिपिंग इज प्रेजेंट ओनली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सिर्फ वहां पे क्या हो सकती है, आपकी स्लिपिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हमने फ्लोर बनाया था, इस फ्लोर पे आपकी क्या हो सकती है, आपकी स्लिपिंग हो सकती है। अच्छा। चलो, सॉरी बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। चलो देखिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी यहाँ पे स्लिपिंग हो सकती है, देयर इज एनी चांस ऑफ स्लिपिंग, देन इट इज पॉसिबल ओनली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, ये दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। if there is any chance of slipping in this case, then it is possible only at the point of contact। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका इस तरह का मोशन, इस तरह का रोलिंग मोशन, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग। तो एक बात तो पक्की है, ये तो मैं पहले ही बोल सकता हूँ आपका, कि स्लिपिंग इज पॉसिबल, स्लिपिंग और स्लाइडिंग इज पॉसिबल ओनली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओनली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देयर इज चांसेस ऑफ स्लिपिंग। एंड इफ वी वांट दैट फॉर नो स्लिपिंग, अगर हम चाहते हैं कि वहां पे कोई भी स्लिपिंग ना हो, अगर हम ये चाहते हैं कि वहां पे कोई भी स्लिपिंग ना हो, फॉर नो स्लिपिंग, ठीक है, इसको हम नो स्लिपिंग कंडीशन, इसको हम नो स्लिप कंडीशन भी बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वहां पे कोई स्लिपिंग ना हो, तो हम बस ये चाहेंगे कि जो वेलोसिटी है, हम ये बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या हो जाए आपकी, इज जीरो, खत्म। मैं चाहता हूं कि मेरी स्लिपिंग ना हो, भाई जब मैं स्लिप करूंगा तो मेरी पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी ना। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी अगर मैं जीरो कर दूंगा, तो वो मूव ही नहीं करेगा, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो आपकी स्लिपिंग ही नहीं होगी। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जब भी आपका प्योर रोलिंग की बात होती है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इंस्टेंटेनियस रेस्ट मतलब उस मोमेंट पे रेस्ट पर है, हमेशा रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि वो तो रोलिंग का पार्ट है ना, वो तो घूम भी रहा है, आगे भी चल रहा है, ठीक है, बस वो उस पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट। तो याद रखना, जब भी प्योर रोलिंग का नाम आएगा ना, तो ये जितनी भी चीजें आप लिखी हैं, ये नो स्लाइडिंग, नो स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग,
नो स्लिपिंग कंडीशन, या फिर ये सारे पॉइंट आपसे, कोई भी पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है और आपको जवाब देना होगा। अब देखिए, अगर मेरा ये बॉडी आपकी लीनियर मोशन कर रही थी, यानी बीसी से आगे मूव कर रही थी और ओमेगा से ऐसे घूम रही थी, ठीक है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी कौन कौन सी वेलोसिटी हो सकती है, उसकी अगर हम बात करें तो मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक तो वीसी आपका हो सकता है आगे, मैं ऐसे बना रहा हूँ, वीसी हो सकता है ऐसे आगे, और आपका ओमेगा आर, यानी आपका वी आर क्या हो सकता है, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है ओमेगा आर, क्या हो सकता है पीछे की तरफ हो सकता है इस तरह से, राइट। और अगर मैं चाहता हूं कि देर इज नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग मैं पूछता हूँ कि जो नेट वेलोसिटी होगी आपकी, ये वाला पॉइंट है, जो नेट वेलोसिटी है आपकी पॉइंट ऑफ क्वांटिटी, वो क्या होनी चाहिए, जीरो। उसको मैं क्या लिखता हूँ आपका, उसमें वी आर माइनस वी सी, कोई भी बड़ा है छोटा उसका मतलब नहीं है, आपको बस जीरो करना है, ये होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या पूछ सकता हूँ आपका, मैं यहाँ से वी सी इज इक्वल टू वी आर पूछ सकता हूँ, मतलब जब आपका प्योर रोलिंग होती है, इन दैट केस रोटेशनल वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी बिकम्स इक्वल, ठीक है। और अच्छे से बात करना चाहूँ तो वी आर की वैल्यू क्या है, वी आर की वैल्यू क्या होती है आपकी ओमेगा आर। सर ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो हम उसमें पढ़ के आते हैं, आपका रोटेशन पढ़ के आते हैं या सर्कुलर में पढ़ के आते हैं। हाँ, फॉर्मूला भले ही सेम निकल के आ रहा है बेटा, फॉर्मूला भले ही सेम निकल के आ रहा है, पर कंसेप्ट बहुत फर्क है। तो आपकी ये होती है कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। जब भी आपसे बोलेगा ना व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, आप बस ये बोल दोगे कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रोटेशनल वेलोसिटी, ये वाली चीज, या फिर वीसी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू डिफाइन फॉर प्योर रोलिंग। बस प्योर रोलिंग में इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता। अच्छा, पूछ क्या सकता है, पूछ ये सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज में क्या पूछ लेगा आपसे, आपसे बोल देगा कि मान लीजिए कि एक सेकेंड, मान लीजिए कि आपसे पूछ क्या लेगा सवाल में, ऐसे बना दिया आपके सामने बॉडी, ऐसे बना दिया आपके सामने, ऐसे आपके सामने फ्लोर बना देगा, लेट्स से कि आपके सामने फ्लोर बन गया, आपके सामने फ्लोर बन गया, आपसे बोलता है कि बताइए मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, लेट्स से बी पॉइंट है आपका, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी अगर ये आपका वीसी से ऐसे जा रहा है। बस सिर्फ आपको क्या दे रखा होगा सवाल में, वीसी दे रखा होगा, और आपको बोल रखा है कि ये बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। सवाल सुनना, उसने सिर्फ आपको लीनियर वेलोसिटी दी है, या तो आपको सिर्फ लीनियर वेलोसिटी देगा, या आपको सिर्फ रोटेशनल वेलोसिटी, या फिर सिर्फ ओमेगा देगा, और आपसे बोलेगा बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। किसी पॉइंट की बोल सकता है, मैं एक रैंडम पॉइंट के लेके बता रहा हूँ आपको, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये नहीं कि आप वीसी को देख के बस ये सोच लो कि वीसी है तो सिर्फ वीसी होगा, क्योंकि रोलिंग बोल रहा है तो रोलिंग ऑटोमेटिकली दोनों चीजें आएंगी। तो आप ऑटोमेटिकली क्या मान लोगे, आप मान लोगे अपनी तरफ से कि यहाँ पे ओमेगा भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा भी होगा, तो वी बी की वेलोसिटी क्या होगी, एक तो होगी आपकी वीसी इस तरफ, और एक होगी नीचे की तरफ वी आर, जो कि क्या हो जाएगी आपकी ओमेगा आर हो जाएगी, ठीक है। तो जो नेट वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी आपकी, इनका निकल के आएगा रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो कुछ ऐसा निकल के आएगा आपका, ये वीबी, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी वीबी की, वैल्यू हो जाएगी आप क्या बोल सकते हो, वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ये बोल सकते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीसी गिवन है, इफ वीसी इज गिवन, अगर आपको वीसी गिवन है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग में हम क्या जानते हैं, प्योर रोलिंग में क्या होता है, वीसी इज इक्वल टू क्या होता है आपका वी आर होता है, और वही क्या होता है ओमेगा आर के बराबर होता है। तो अगर आपको वीसी गिवन है तो आप वी आर को वीसी के टर्म में कन्वर्ट कर लोगे, तो वीबी क्या बोलोगे, वीबी इज इक्वल टू कुछ नहीं, वीबी इज इक्वल टू वीसी स्क्वायर प्लस ये भी क्या बन जाएगा, वीसी बन जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये आपका रूट टू वीसीएस का आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको सवाल में वीसी ना गिवन करके ओनली ओमेगा इज गिवन, ओनली ओमेगा इज गिवन, तो उस केस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको करना पड़ेगा, पहले आपको ओमेगा दिया है तो आप वीसी को क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर लिख सकते हो, वी आर तो ओमेगा होता ही है, तो आप उस केस में वीबी को क्या लिख पाओगे, वीबी को लिख पाओगे वीसी, वीसी जब क्या कर दोगे आप ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी ओमेगा आर होगा, ओमेगा सॉरी वी आर तो ओमेगा होता ही है, तो इसका आंसर क्या निकल के रूट टू ओमेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको सवाल में दे क्या रखा है, उस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो, वरना ये सॉल्व करके निकाल लो, सॉल्व करके वीसी की जगह पे ओमेगा आर पुट कर दो, एक ही बात है। समझ में आगे मिश्रा, जल्दी बताओ। जी सर। ठीक है, अब ये आपका इतना ही पार्ट है रोलिंग मोशन में। रोलिंग मोशन में एक चीज और बताई गई है आपकी बुक में जो कि अच्छी भी है, पता भी नहीं चाहिए, वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, तो हम रोलिंग बॉडी बोल देते हैं। ठीक है, जब बॉडी आपकी रोलिंग कर रही हो, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जब बॉडी रोलिंग मोशन कर रही होती है, जब कोई बॉडी आपकी रोलिंग मोशन कर रही होती है, तो रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, रोलिंग मोशन का मतलब होता है, बस ये बात जो मैं लिखने वाला हूँ ये समझ लेना, जब भी रोलिंग पढ़ना है ना तो आप बस ये लिख लो जो मैं लिखने वाला हूँ। रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है सर, रोलिंग मोशन का मतलब होता है ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशन मोशन। बस ये आप लाइन लिखना, जब भी रोलिंग मोशन के बारे में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए, बस पहले ये लाइन लिख देना बस।
कि ट्रांस रोलिंग मोशन का मतलब कुछ नहीं, ट्रांसलेशन मोशन, या ट्रांसलेशन को हम दूसरी भाषा में लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर प्लस रोटेशन मोशन। अब आपसे कुछ भी पूछता है, आपसे बोलता है फाइंड द काइनेटिक, सिर्फ मैं काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा, कल को आपसे वर्क पूछता है, काइनेटिक एनर्जी पूछता है, कल को आपसे लेट्स से आपसे लीनियर एंगुलर मोमेंटम पूछता है, कुछ भी पूछे आपसे, आप सिंपल लिख पाओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये समझते हैं अच्छे से। सिमिलर, अब बस दिमाग में बच्चों को ये सवाल आता है कि सर ये वी कौन सा होगा, ये वी नेट होगा जो हमने रिजल्टेंट निकाला था टेढ़ा मेढ़ा करके, या फिर आपका ये रोटेशन होगा, या फिर आपका लीनियर होगा, या फिर आपका ये, देखो अभी मैं रोलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं प्योर रोलिंग की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, प्योर रोलिंग की बात नहीं कर रहा था। जब प्योर रोलिंग तो आप तो आप लीनियर में, लीनियर का मतलब क्या होता है, जब भी लीनियर की बात करनी है तो आपको कौन सी वेलोसिटी होनी है, सेंटर ऑफ मास वाली। तो वीसी होगा वो क्या है, आपके मास ऑफ सेंटर ऑफ, सॉरी, वो आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ठीक है, सी का वीसी का मतलब सिर्फ जब आप लीनियर की बात करते हो तो सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचते हो। और जब आप बात करोगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की, जब आप काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की बात करोगे तो आप वहां पे क्या लिखोगे, वहां पे आप लिखोगे आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा। ये सारे फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये होता है। तो जब भी आपसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग की बात करेगा, जब भी आपसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन की बात करेगा, तो आपको बस ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि वहां पे आपको क्या क्या लेके चलना है, वहां पे आपको लेके चलना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो लीनियर मोशन होती है वो क्या होती है आपकी, वो होती है हाफ एम वी सी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे वीसी क्या है आपका, वीसी है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है यहाँ पे, रोटेशनल वेलोसिटी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक चीज जो और है, जो मुझे एक्चुअली में पहले पढ़ा देनी चाहिए थी, वो है जिसको हम बोलते हैं आपका रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या होती है, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको हम आपका कई जनरली इसको हम कुछ किताब, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के से। तो क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है, मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। देखिए मैंने आपको बताया कि जनरली जो आपका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है आपका आई का, जनरली मैं इसको पेन थोड़ा पतला करता हूँ, जनरली जो आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला, कई बार मैं आपके सामने इसको लिख चुका हूँ। जो जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई, उसको मैं क्या लिखता हूँ, एम आर स्क्वायर टाइप्स लिखता हूँ, एम आर स्क्वायर टाइप से लिख देता हूँ। ठीक है, आर कैपिटल हो छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जनरली जो आई होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर टाइप से मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ, चलिए ठीक है। अब मैं मान लीजिए आपके सामने क्या है, मान लीजिए आपके सामने है कि ये मैंने किसके लिए लिखा है, ये मैंने पॉइंट मास के लिखा है, मैंने किसके लिखा है, ये पॉइंट मास के लिए लिखा है। अब जैसे ही मैं आपकी रिंग के लिए लिखना चाहता हूँ ये फॉर्मूला, तो रिंग के लिए आपका आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। चलिए समझ में आता है। जब आप डिस्क के लिए फॉर्मूला लिखते हो तो हम सेंटर, वो याद है मैंने आपको बताया था कि जब कुछ ना बोले तो आप सेंटर ऑफ मास के वैल्यू की बात करते हो, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। जब आप यहाँ पे स्फेयर की बात करते हो तो स्फेयर के लिए आई का फॉर्मूला क्या होता है, सर स्फेयर के लिए आई का फॉर्मूला होता है आपका एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे आप सिलेंडर के लिए भी बोल सकते हो, सबके लिए बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, सिर्फ रोलिंग बॉडीज के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी बॉडीज के लिए। तो बात ये आ रही है कि सर ये फॉर्मूला ना इससे थोड़ा मैच नहीं खा रहा है, ये फॉर्मूला देखिए और ये फॉर्मूला देखिए, इनमें कहीं में एम आर स्क्वायर आ रहा है, एम आर स्क्वायर हर जगह आ रहा है, बस कहीं हाफ आ रहा है, कहीं 2/5 आ रहा है, कहीं 1/4 आता है, कहीं कुछ कुछ ऐसे आता रहता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि एक कंटिन्यूस बॉडीज को, मैं इन कंटिन्यूस बॉडीज को एक पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास में एक कोई भी रैंडम बॉडी है, समझना, मेरे पास में कोई रैंडम बॉडी है, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी सी कोई बॉडी है, रैंडम बॉडी। ठीक है, कोई भी रैंडम बॉडी मैंने ऐसे बना दिया आपके सामने, और इसका कोई एक्सेस है, यहाँ से कोई एक्सेस है। ठीक है, और इस एक्सेस के अबाउट मैं जब इसका आई निकालता हूं तो इसका आई कुछ निकल के आता है, कुछ भी आई निकल के आता है, मुझे नहीं पता क्या निकल के आ रहा है, कोई आई निकल के आ रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकल के आया है। मैं क्या चाहता हूं, मैं इस बॉडी को, सेम बॉडी को, आई वांट टू रिप्लेस दिस सेम बॉडी, क्योंकि किसी बड़ी बॉडी से अच्छा मुझे छोटी बॉडी के बारे में पढ़ना। आई वांट टू रिप्लेस दिस होल बॉडी बाय अ पॉइंट मास।
आई वांट टू रिप्लेस दिस होल बॉडी बाय अ पॉइंट मास। पॉइंट मास को मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया, कंसिडरिंग कि इसका जो मास m था वही इतना मास इस पॉइंट मास का भी होना चाहिए। मैं बस इतना करना चाह रहा हूँ, एक कंटिन्यूस बॉडी को एक कंटिन्यूस बॉडी को या एक कंटिन्यूस मास को, ये कंटिन्यूस मास है आपका, एक कंटिन्यूस मास बॉडी को मैं आई वांट टू रिप्लेस इट विद अ पॉइंट मास। ठीक है, और सेम एक्सिस लेके चलनी है, जैसे एक्सिस वहां पे लेके चली थी वही एक्सिस यहाँ पे लेके चलनी है। ठीक है, और वही जैसा रोटेशन वहां करे तो वही सब कुछ सेम टू सेम लेके चलना है। इन दैट केस आई वांट टू फाइंड आउट कि अब मुझे उस पॉइंट मास को इस एक्सिस से कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा, और उसको मैं लेता हूँ आपका के, और यही के क्या होता है आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, ये आपको फील वाली भाषा समझा रहा हूँ। फील वाली भाषा क्या होती है आपकी, कि आपको ये समझ आ जाए कि मुझे सवाल में करना क्या होता है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ डिस्टेंस by which I can replace a continuous mass. It is सिंपल से अगर बात बोलूं तो रेडियस ऑफ जाइरेशन, it is a distance by which a continuous mass can be replaced by a point mass considering the same mass and same moment of inertia. आप सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलेंगे, आप सेम मास लेके चलोगे, क्योंकि आप एक्सिस भी सेम लेके चलोगे, सेम मास लेके चलोगे, सेम एक्सिस लेके चलोगे, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलोगे। अगर ऐसा लेके चल रहे तो आपको पॉइंट मास कितना दूर या कितना पास रखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो मैं उसको अगर इसके डेफिनेशन आपके सामने लिख दूं तो क्या हो जाएगा इसको, देखिए, तो इसकी जो डेफिनेशन टाइप्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इस डेफिनेशन, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी इज about an axis may be defined as the distance from the axis, distance from the axis of a mass point, of a mass point whose mass is equal to, इसको हम टुकड़ों में पढ़ते हैं जैसे हमने कल पढ़ा था। पहली बात तो पॉइंट मास बना देना, बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कैसे लेना है, मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी। जो आपने बड़ी वाली बॉडी यहाँ पे ली थी, ये वाली बॉडी, इसकी मास के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। आगे बात करें इसके बारे में, एंड हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस के अबाउट। तो ये तीन स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको के निकालना है तो के कुछ नहीं है, एक तरह का डिस्टेंस है, फॉर विच यू हैव रिप्लेस दिस कंटिन्यूअस मास बाय अ पॉइंट मास। तो कितने डिस्टेंस पे उस एक्सिस से रखा होगा, कंसीडरिंग बोथ हैव सेम मास। तो पहली बात सेम सेम मास होना चाहिए एंड सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, को शॉर्ट में एम वाई लिखा हूं, ये दोनों चीज आपकी फॉलो होनी चाहिए वहां पे, तब आप अपना बता पाओगे मोमेंट ऑफ, तब आप रेडियस ऑफ जाइरेशन बता पाओगे। तो करना क्या है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसका आई और इसका आई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका आई और इसका आई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आई तो क्या हो जाएगा, इस वाले केस में आई क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर हो जाएगा। भाई पॉइंट मास के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे ये पॉइंट मास के लिए फॉलो क्या आता है, एम आर स्क्वायर, एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर एक्सिस से, बस एम। लेकिन इसका आई जो होता है, इसका आई थोड़े रैंडम होते हैं, इसको हम डिराइव करना पड़ता है, जैसे एम आर स्क्वायर बाय टू, टू एम बाय, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या बोलूंगा सिंपल, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। मुझे क्या करना है, आई ऑफ कंटिन्यूअस मास इज इक्वल टू आई ऑफ पॉइंट मास, बस ये करना है यहाँ पे। तो आई तो इसका तो कोई फॉर्मूला होगा, ऐसे कर दिया, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से मैं के क्या निकल सकता हूँ, के विल कम आउट टू बी रूट आई बाय एम, रूट आई बाय एम। ये आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट रूट अंडर रूट आई बाय एम, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पे, लेट से मैंने आपका ले दिया स्फीयर, और मैंने आपसे बोला बताइए स्फीयर का रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, तो उसका मतलब क्या है कि मैंने एक बड़े से स्फीयर को मैंने रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट मास से, कंसिडरिंग कि इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, इसका मास भी क्या है, कैपिटल एम है। इसका जो आई होता है वो क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, और इसका जो आई होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल एम के स्क्वायर लेके चलूंगा। तो देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो ये कंसेप्ट याद रखना चाहिए कि आपको क्या करना है, दोनों को आई बराबर करना है, यानी आई ऑफ कंटिन्यूअस इज इक्वल टू आई ऑफ पॉइंट मास, बस आपको ये दिमाग में रखना है। तो आप अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो आप इससे जल्दी निकाल सकते हो, एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, एम के स्क्वायर, एम से एम काट दोगे, और के क्या निकल के आ जाएगा आपका, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2/5, यहाँ पे आर आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हो तो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो आप सीधे। फॉर्मूला क्या बोल देगा आपसे, फॉर्मूला बोल देगा कि आपका के क्या होता है, रूट
आई बाय एम, रूट आई बाय एम। तो के क्या हो जाएगा आपका, आई क्या है आपका यहाँ पे, आई है आपका 2/5 एम आर स्क्वायर, और एम क्या हो गया, एम तो एम ही, एम से एम कट जाएगा, इससे भी सेम आंसर निकल के आएगा, √2/5 यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। तो किसी भी तरीके से आप निकालो, समझ आ गया। समझ आया नहीं आया, मुझे जल्दी बताइए। हाँ जी सर। ठीक है, तो इस तरह से रेडियस ऑफ जाइरेशन भी आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, रेडियस ऑफ जाइरेशन मतलब क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन का। क्या यूज है रेडियस ऑफ जाइरेशन का, एक्चुअली हम फ्लाईव्हील जब पढ़ते हैं, फ्लाईव्हील आप कहाँ देखोगे, आप आईसी इंजन जब पढ़ोगे, अपने जो व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उसमें फ्लाईव्हील का बहुत बड़ा काम होता है। फ्लाईव्हील किसके लिए काम आता है, कि आपकी बॉडी में जर्क ना आए। ये आप जब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग खासकर जो होते हैं वो पढ़ते हैं फ्लाईव्हील को, आपकी बॉडी में जर्क ना आए। आपकी बॉडी क्या होती है, लगातार आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली किसी भी इंजन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो कंटिन्यूअस एनर्जी मिलने के लिए आप फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करते हो। आप फ्लाईव्हील के डिजाइन होते हैं, कोई आपका डिस्क डिजाइन लेता है फ्लाईव्हील का, कोई आपका स्पोक डिजाइन लेता है फ्लाईव्हील, इस तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पर अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके स्पोक डिजाइन के फ्लाईव्हील होते हैं, टायर नहीं है, तो टायर देखते हैं वो नहीं। तो आपके कुछ स्पोक डिजाइन के मतलब इस तरह के होते हैं कि ये आपने इस तरह से ले लिया, तो यहाँ पे आपने पत्ते पत्ते स्पोक्स लगा दी, ठीक है, तो फ्लाईव्हील डिजाइन होता है। तो ये एक्चुअली में आपका फ्लाईव्हील डिजाइनिंग में जो रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब, क्यों, क्योंकि अलग अलग डिजाइन है, ये डिस्क है, ये डिस्क नहीं है, डिस्क ये आपकी रिंग टाइप की है, तो आपके अलग अलग। तो आपको कितनी मोटी रिंग बनानी है, कितनी लंबी रिंग बनानी है, उसका रेडियस क्या रखना है, उसका रेडियस क्या रखना है आपको, ताकि आपको आपका रिक्वायर्ड फंक्शनिंग हो सके। तो वहां पे आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए वहां पे हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी रोलिंग के लिए, और उसके लिए हमने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये हमने पढ़ा था वहां पे। अच्छा, तो यहाँ पे लीनियर का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम रेडियस ऑफ जाइरेशन को यहाँ पे कंसेप्ट में लेके आना चाहें, तो मैं रेडियस ऑफ जाइरेशन का कंसेप्ट अगर यहाँ पे घुसाना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट में, चलो पूरे लेते हैं के को, तो मैं जानता हूँ कि के क्या, आई को मैं क्या लिखता हूँ, एम के स्क्वायर टाइप से लिखता हूँ, वही तो है आपका पॉइंट मास, ये पॉइंट मास और ये आपकी बॉडी, इस तरह से। तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ये रिलेशन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ आई, आई को मैं क्या लिखता हूँ, एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ और ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ। तो आपका ये भी फॉर्मूला बन जाता है रोलिंग का। याद रखना ये सिर्फ रोलिंग का है, प्योर रोलिंग का नहीं है। लेकिन अगर इस केस में आ जाए प्योर रोलिंग, क्योंकि प्योर रोलिंग के फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। खैर रोलिंग तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हम क्यों ऐसी चीज को छोड़ दें कि आपका जो एनसीईआरटी में कवर ना हो रही है, एनसीईआरटी में दे रखी है। तो प्योर रोलिंग में बस क्या होता है, प्योर रोलिंग में वीसी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, आपका ओमेगा आर के बराबर हो जाती है। वीसी की वैल्यू क्या हो जाती है, ओमेगा आर के बराबर हो जाती है। तो उस केस में जब हम लिखना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग, तो आप क्या करोगे, बस यही फॉर्मूला है सेम ऊपर वाला, एम बीसी की जगह क्या कर दोगे आप, ओमेगा रख दोगे, ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एम है, यहाँ पे आपका के स्क्वायर है और यहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ से आप जब कॉमन निकालना चाहोगे तो हाफ कॉमन निकाल सकते हो, एम कॉमन निकाल सकते हो, हाफ कॉमन निकाल सकते हो, एम कॉमन निकाल सकते हो। आप ओमेगा स्क्वायर है वो भी कॉमन निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर भी तो क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है, तो आप ओमेगा स्क्वायर भी क्या निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर भी आप वहां से कॉमन निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं एक बार, एक सेकंड। हाँ ठीक, आप ओमेगा स्क्वायर भी क्या निकाल सकते हो, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। तो यही फॉर्मूला क्या बच जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बच जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर इसी में थोड़े से और चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम मान लो यहाँ से हम एम और आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, हम यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/k² बाय r² बच जाएगा ये, ठीक है। तो ये अब ये ओमेगा आर क्या होता है, वी होता है, उसका स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ एम। वो तो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा, तो वी सी स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1+k² अपॉन r² आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये रोलिंग वाले केस में ये फॉर्मूला निकल जाता है, लेकिन याद रखना ये सिर्फ रोलिंग नहीं, ये प्योर रोलिंग वाला केस है, तभी आप ये फॉर्मूला लिख पा रहे हो। तो ये फॉर्मूला आपको बुक में भी दे रखा है। आई होप कि अब ये आपको जब आप बुक में एक बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी बताइए, समझ में आया नहीं आया ये चीज। जी सर। ये आपका फॉर्मूला हाँ। हर हर केस में वैलिड है, मतलब आप बस के की वैल्यू अलग अलग रखते रहो,
के की वैल्यू आप अलग अलग रखते हो, आपको अलग अलग वैल्यू ऑफ मिलती जाएगी अलग अलग। जैसे आप के की वैल्यू की बात करते हैं, जैसे रिंग लिखा मैंने, रिंग के केस में आपसे बोलता है के की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन। आपसे डिस्क पूछा तो डिस्क में आपकी के की वैल्यू क्या होती है। आपसे स्फीयर तो मैंने अभी लिख ही दिया, तो उस केस में क्या हो सकती है, तो मैं बाकी आप कुछ निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, कुछ नहीं, रूट आई बाई के। ठीक है, आई क्या होता है इसका, एम आर स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय एम, आई बाय एम होता है ना, तो यहाँ से तो इसकी वैल्यू आर ही निकल के आती है। तो रिंग के केस में के की वैल्यू आर ही निकल के आती है। इसके केस में क्या आ जाएगी, एम आर स्क्वायर बाय 2 अपॉन अपॉन एम, इसका रूट डिस्क के केस में, तो ये एम एम कर जाएगा, तो यहाँ पे आपका आर बाय रूट 2 निकल के आएगा। ठीक है, जब के की वैल्यू स्क्वायर में पूछता है आपसे, तो स्क्वायर में क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका डिवाइड बाय एम का रूट, तो आप इस तरह से एम से एम काटोगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा √2/5 आर। तो इस तरह से याद रखना, रेडियस ऑफ जाइरेशन आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन, वैसे भी सिलेबस में बहुत सारी कम चीजें मेंशन कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन मेंशन कर रखा है। यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन आपके सिलेबस में है, वो आपसे पूछ सकता है। हाँ, रोलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो रोलिंग की जितनी चीजें मैंने आपको समझाई है वो मे भी ना आए, लेकिन रेडियस ऑफ जाइरेशन आपके सिलेबस में पूछा गया है, कई बार आपके आया भी है, तो आपको समझना भी आना चाहिए और उसके क्वेश्चन भी आना चाहिए। बताइए मिशा, समझ में आ गया आज की क्लास सब कुछ? बोलो मिशा। जी सर। हाँ। ठीक है, तो इसी के साथ में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, ये समाप्त हो चुका है, इट इज ओवर। ठीक है, हमने आपका पूरा सिलेबस कवर किया, बहुत ज्यादा टाइम भी लगा है, ऑब्वियसली इसमें आपका टाइम ज्यादा लगना भी था, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने जो सिलेबस दे रखा है उसमें भी लिख रखा है कि इसमें लगभग 22 पीरियड या 22 घंटे चाहिए थे, तो उसके हिसाब से आपने हमने उससे थोड़ा सा, हमने 20 दिन लिए लगभग। ठीक है, तो उसके हिसाब से समाप्त हो चुका है, अब पूरा अच्छे से किया है। प्लीज आपका ये काम है, मैं फिर से बता दूं, चैप्टर बहुत हार्ड चैप्टर में से एक है, और एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसका रिवीजन जरूर करना पड़ेगा, और आपको सारी जो वीडियोस हैं उनको देखो। क्या आपने नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए, पहले तो मुझे बताओ, ये नोट्स बना रखे हैं नहीं बना रखे हैं? सर पिछले 2-3 वीडियो के बच रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, तो मैं बाकी बच्चों के लिए कहता हूँ कि जो कोई और वीडियो देखता हो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।